जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम प्रोटीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत प्रोटीन को पढ़ लिया था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं। तो दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली और मांस, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो सोयाबीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन का स्रोत है जो कि गैर पशु प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमें फसलों से प्राप्त होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे दिया है इसमें कि कुछ आवश्यक प्रोटीन एवं उनके कार्य, जिसमें पहला लिखा हुआ है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? यह प्रोटीन का जटिल रूप होता है। दो तरह के प्रोटीन पढ़े जाते हैं मुख्य रूप से, एक प्रोटीन का जटिलतम स्वरूप और एक और होता है प्रोटीन का सरलतम स्वरूप। तो प्रोटीन के सरलतम स्वरूप को हम हार्मोन कहते हैं और प्रोटीन के जटिलतम स्वरूप को हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन का प्रयोग हम भोजन को पचाने के लिए करते हैं। भोजन को खाने के पश्चात उनको पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो उन्हीं का नाम क्या होता है? हमारा एंजाइम। एंजाइम शरीर की जैव उत्प्रेरक क्रियाएं, भोजन को पचाने में और जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आगे है इसमें हार्मोन। यह प्रोटीन का सरलतम रूप होता है जिसका उपयोग शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने में किया जाता है और यह अलग अलग ग्रंथियों से एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जो कैसा होता है? एक सरलतम रूप होता है किसका? प्रोटीन का, ठीक है। आगे लिखा है परिवहन प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन, ये सभी प्रोटीन किस में होते हैं? हमारे ब्लड में मिले होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो शरीर में यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं, जिनका परिवहन होता है, उनको ये अपन क्या कहते हैं? परिवहनीय प्रोटीन कहते हैं। आगे है संरचनात्मक प्रोटीन। तो शरीर के ऐसे प्रोटीन जो मुख्य रूप से शरीर की कोशिकाओं का और उनसे संबंधित जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण करने में सहायता करते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। आगे है संकुचनशील प्रोटीन। संकुचनशील का मतलब होता है मांसपेशियों से संबंधित। तो ऐसे प्रोटीन जो मानव के शरीर में पेशियों के संकुचन में, चलन में, मतलब उनको चलाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जो कि मायोसिन है और कौन सा? एक्टिन प्रोटीन। तो ये दोनों प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियों में संकुचन और हमें चलने में क्या होती है? सहायता होती है, ठीक है। आगे है रक्षात्मक प्रोटीन। तो मानव शरीर के ऐसे प्रोटीन जो शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं या लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रक्षात्मक प्रोटीन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? हमारे प्रतिजैविक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसमें आपको बताया गया है कि जब भी हम 1 ग्राम प्रोटीन को का सेवन करते हैं तो उससे हमें लगभग 4.1 किलो कैलोरी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे है इसमें प्रोटीन के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रोटीन का प्रकार दिया हुआ है आपको सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जिसमें केवल एक ही अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। और सरल प्रोटीन के उदाहरण क्या क्या हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड, उसके बाद ग्लूरेमिन्स और हिस्टोन्स। तो जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। आगे है हमारा इसमें संयुग्मी प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल के साथ में कोई दूसरा, और दूसरा जो होगा वह कितना होगा संख्या में? केवल एक पेप्टाइड बंध जुड़ा होता है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ऐसे प्रोटीन जिनमें केवल एक ही अमीनो अम्ल अकेला होता है तो उसे कहते हैं अपन सरल प्रोटीन। और यदि इसी अमीनो अम्ल के साथ में कोई दूसरा पदार्थ इस बंध की सहायता से जुड़ जाता है और वो पदार्थ संख्या में एक हो तो उसे हम कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन की यदि बात करते हैं तो ये बनाओ मिला ये है
मिलके बना होता है हीम और ग्लोबिन से। तो ये इतना इतना हमारा है सरल प्रोटीन, और ये क्या है हमारा लोहा। तो इसके साथ में ये जुड़ गया, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, संयुग्मी प्रोटीन। इसी प्रकार से हेपेरिन, केरेटिन, म्यूसिन, साइटोक्रोम, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन, ये सब किसके उदाहरण कहलाएंगे, हमारे संयुग्मी प्रोटीन के। ठीक है, आगे है इसमें व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल के साथ में एक से ज़्यादा पदार्थ जुड़े होते हैं। ऊपर वाले में संयुग्मी में पढ़ाया था मैंने कि एक पदार्थ जुड़ा हो, इसमें एक से अधिक पदार्थ पेप्टाइड बंध के द्वारा यदि जुड़े होते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें मुख्य रूप से इंसुलिन और फाइब्रिन नाम के दो प्रोटीन रखे जाते हैं। आगे है कि जो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है वह प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे हैं इसमें प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु है कि मानव शरीर में 20 प्रकार के क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें से जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वह पायरिडॉक्सिन, इसको अपन कहते हैं विटामिन B6 के द्वारा क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उनको संश्लेषित कराने का काम कौन सा विटामिन करता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल होते हैं वह आपस में एक पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जितने भी ये प्रोटीन होते हैं वह कैसे होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन सारे के सारे विषम बहुलक होते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें कि जो प्रोटीन होते हैं वह मानव शरीर के अनुवांशिक लक्षणों के विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अर्थात प्रोटीन की अनुवांशिक इकाइयों को डेवलप कराने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर मानव के शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे है प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों, इन तीन चीज़ों के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। तो मानव की जो कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं से बने जो ऊतक होते हैं और ऊतक के अंदर जो उपस्थित है क्या होता है, जीव द्रव्य। तो इन तीनों चीज़ों के विकास में कौन सहायता करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, आगे है प्रोटीन शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे शरीर ना तो अम्लीय हो और ना ही ज़्यादा क्षारीय हो। ठीक है, आगे है कि जब कोई प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, मतलब उसकी जो शक्ति होती है उसकी वो खत्म हो जाती है, तो उस स्थिति में उसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो ये होता कब है, जब हम किसी अंडे को पानी में उबालते हैं, तो उबालने के बाद में अंडे के ऊपर की जो परत होती है उस पर एक सफ़ेद रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। तो आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि जब कोई प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाओं को या सक्रियताओं को नष्ट कर देता है या खो देता है तो उसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे है ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उन्हें हम कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। और जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये मानव शरीर के बालों में और नाखून में और मांसपेशियों में पाए जाते हैं। बालों और नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम होता है केराटिन, और मांसपेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम मायोसिन कहते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन अपने आप में कैसे होते हैं, रेशेदार प्रोटीन के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे है ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके रूप में होती है, कुंडली बनाकर गोल आकृति में होती है। ऊपर वाले में कैसी थी, समांतर थी, इसमें कुंडली बनाकर गोल आकृति में होती है, तो उन्हें हम कहते हैं गोलिकाकार प्रोटीन। और ये वाले जो प्रोटीन होते हैं वह इंसुलिन और एल्ब्यूमिन होते हैं।
ठीक है। तो जिनकी संरचना या श्रृंखला समांतर होती है उन्हें अपन कहते हैं रेशेदार प्रोटीन, और जिनकी संरचना कुंडली बनाकर गोल आकृति की हो जाती है उन्हें हम गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। आगे है, जब अमीनो अम्ल की संख्या 10 से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी हमारा उत्पाद बनता है उससे अपन पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है। आगे है, प्रोटीन जो शब्द होता है इसकी जो व्युत्पत्ति है वह प्रोटियस नाम के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। ठीक है। आगे लिखा है, प्रोटीन एक विषम बहुलक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किस प्रकार का बहुलक होता है तो आंसर हो जाएगा विषम बहुलक। ठीक है। तो प्रोटीन से संबंधित इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब आगे है इसमें वसा, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम वसा क्या होता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वसा जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो ऊपर इसमें एक मैं टर्म्स लिख दे रहा हूँ कि वसा क्या है, अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन है। आगे है, वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ये वाली क्या होती है, थोड़ी कम होती है। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, वसा की तुलना में। ठीक है। आगे दिया है, यदि हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो उससे लगभग 9 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर वसा से। तो आंसर क्या हो जाएगा, वसा से। कितनी हो रही है, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन से होती है 4.1 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है, 4.0 किलो कैलोरी। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला सोर्स या पोषक तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा वसा। उसके बाद मिलता है प्रोटीन से, और सबसे कम किससे मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अब आगे है इसमें कि एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। आगे है, वसा जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म होता है, बेंजीन होता है और पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, इनमें ये कैसा होता है, घुलनशील होता है। तो इसमें इसमें और इसमें ये कैसा होता है, घुलनशील, लेकिन पानी में यदि हम वसा को डालते हैं तो वह उसमें नहीं घुलता है। आगे है, वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यदि ठोस अवस्था में होता है तो क्या कहलाता है, वो वसा कहलाता है। और यदि यही वसा 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे किस अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में, तो इसी वसा को फिर हम क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। तो दो बातें याद रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि ठोस अवस्था में है तो उसका नाम होता है वसा, और यदि द्रव अवस्था में तो उसे हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि वसा का जो भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है, वह मानव शरीर में पेनिकुलस एडिपोज नाम का एक ऊतक होता है। हमारी जो शरीर की त्वचा होती है उस त्वचा के नीचे एक एडिपोज ऊतक होता है, और उसी ऊतक में जो चर्बी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वसा, क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसमें कि रासायनिक रूप में वसा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। कहने का मतलब है वसा में एस्टर के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक है। वसा के निर्माण की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। आगे है, किसी वसा या तेल की असंतृप्तता को किससे नापते हैं अपन, आयोडीन के मान से ज्ञात की जाती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वसा या तेल की असंतृप्तता को किससे ज्ञात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन की वैल्यू से। आगे है कि वसा का जो निर्माण होता है वह ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, और वसीय अम्ल, वसीय अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, हमारा वसा बनता है। और कौन सा वसा बनता है, ट्राइग्लिसराइड। और ये जो बनता है ये अपने आप में क्या होता है, एक एस्टर, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एस्टरीकरण कह रहे हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें वसा के प्रकार।
तो वसा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा क्या होता है? ऐसा वसा जिसमें कार्बन के परमाणु आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे अपन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसी का नाम होता है संतृप्त वसा। और जो ये संतृप्त वसा होता है, ये हमें जंतुओं से और जंतुओं से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनसे क्या होता है? प्राप्त होता है। आगे है, यह वसा जल में कैसा होता है? अघुलनशील, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो संतृप्त वसा पानी में नहीं घुलता है। आगे है कि संतृप्त वसा ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और मानव शरीर के अंदर जो संतृप्त वसा होता है वह LDLP के रूप में पाया जाता है, और इसी का ये क्या करता है? इसके अंदर निर्माण करता है। ठीक है। आगे है इसी में संतृप्त वसा के उदाहरण। तो मांस, क्योंकि हमें जानवरों से मिलता है। दूध, वो भी जानवरों से मिलता है। मक्खन, दूध से बनता है। दही, ये भी इसी का रूप होता है। मलाई, ये भी इसी से मिलता है। जानवरों की चर्बी, ये भी संतृप्त वसा होता है। घी, डालडा, पाम ऑयल, पाम को हिंदी में कहते हैं ताड़ का तेल, तो ये भी हमें पेड़ से मिलता है। तो ताड़ के तेल को और नारियल के तेल को छोड़कर बाकी जितने भी उदाहरण होते हैं वसा के, वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे संतृप्त वसा कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें पेड़ से मिलता है और ये भी हमें किससे मिलता है? पेड़ से मिलता है। तो ये दो अपवाद हैं इसमें, और बाकी सब आपके क्या कहलाएंगे? संतृप्त वसा कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें असंतृप्त वसा। तो ऐसा वसा जिसमें कार्बन का जो परमाणु है वह डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है आपका ऐसा और ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका ऐसा, से जुड़ा होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं असंतृप्त वसा। और जो असंतृप्त वसा होते हैं ये पादपों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात प्लांट से, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले वसा को असंतृप्त वसा कहते हैं। और ये वाला वसा जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, मतलब पानी में थोड़ा बहुत मिल जाता है। आगे है, मानव शरीर के अंदर जो असंतृप्त वसा होता है वह HDLP के रूप में पाया जाता है, और इसी का इसके अंदर क्या करता है? निर्माण करता है। ओमेगा 3 नाम का एक वसा होता है जो कि मछली के तेल से प्राप्त किया जाता है। मैंने ऊपर बताया है कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला वसा क्या कहलाता है? असंतृप्त। लेकिन इसमें मछली क्या है? अपवाद है। मछली के तेल से प्राप्त होने वाला जो वसा होता है, इसका नाम है ओमेगा 3, वह कैसा होता है? असंतृप्त वसा होता है। ठीक है। आगे है इसमें असंतृप्त वसा के उदाहरण। तो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अखरोट, जैतून, इन सभी पेड़ पौधों के बीजों से निकलने वाला जो तेल होता है वह क्या होता है? हमारा असंतृप्त वसा होता है, केवल मछली के तेल को छोड़कर, क्योंकि मछली का तेल एक जंतु है। हालांकि ये होगा क्या? हमारा असंतृप्त। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला वसा असंतृप्त होता है, मछली का तेल इसमें अपवाद है। आगे इसमें आप याद रखेंगे कि वसा का जो प्रयोग होता है या जो उपयोग होते हैं मानव शरीर में क्या क्या होता है। तो यदि मानव शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा है तो ये क्या करता है? हमें आंतरिक चोटों से बचाता है। यदि किसी का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है तो यदि वो गिर जाए या उसको चोट लग जाए तो अंदर का जो वसा है वह उसको चोटों से क्या करता है? बचाता है। तो पहला जो उपयोग है इसमें आप याद रखेंगे कि वसा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आंतरिक चोटों से सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है? उस केस में हमारी त्वचा में निखार आता है और त्वचा हमारी सुंदर होती है, और यदि इसकी कमी होती है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? दुबला हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसमें याद ये रखना है कि आंतरिक चोटों से सहायता कराने में कौन हेल्प करता है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? वसा। ठीक है। तो इस क्लास में हमने प्रोटीन और वसा को कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास में हम वाइटामिन्स पढ़ेंगे और जो शेष पोषक तत्व बचे उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है। इस क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।